सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज हम फिर से एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए कुछ स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और ये एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना डिटेल्ड, इतना वाइड थ्योरी है, कैसे हम लोग उसको कवर करें। तो साथियों, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें आप अपने थ्योरी को ज़्यादा याद कर सकते हैं और ज़्यादा तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक तैयार रख सकते हैं। तो चलिएगा, मैं बिना किसी देर करके सीधे टॉपिक पे आ रहा हूँ। और मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि साथियों 1 फरवरी से आई विल स्टार्ट शेयरिंग वीडियोस रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंग्लिश। और कोशिश ये करें कि आप मेरे भरोसे या किसी अन्य चैनल के भरोसे ना बैठें, सेल्फ स्टडी करें, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट के लिए ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कंप्लीट कि आप लोग कंप्यूटर सेक्शन को और इंग्लिश सेक्शन को थोड़ा थोड़ा बर्डन कम ले सकते हैं। चलिएगा, तो पहली बात आ रही थी कि तरीका क्या होना चाहिए। तो साथियों, मैं सबसे पहला तरीका बताना चाहता हूँ जो आपको अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा ऐड करना है, वो है मेकिंग नोट्स वाइल रीडिंग। तो पहले जो चीज़ है वो आपको ये देखनी है कि आप नोट्स बनाते हैं कि नहीं। साथियों, कुछ लोग होते हैं जो लाइन टू लाइन ऐसे करके पढ़ते चले जाते हैं और अंडरलाइन करते जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंडरलाइन कर दिया, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंडरलाइन कर दिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि उनकी बुक्स वो क्या होता है, या तो पेन से या पेंसिल से रंग जाती है। तो कुल मिलाकर के वो सारी चीज़ें बड़ी बेकार चीज़ें हैं। तो पहली बात तो आप अपनी इसमें चेंज करिएगा कि जब भी आपको कोई स्पेशल नोट मिलता है तो एक रफ नोटबुक आप साथ में रखें और रफ नोटबुक से ही आप लोग उसको यहाँ पे नोट कर लें। कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है आप उसको छोटा छोटा करके साइड में नोट्स बना करके लिखें। और जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो शॉर्ट नोट्स को जो भी आपके तैयार हुए हैं वन टाइम रिवाइज कर लीजिएगा। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। और मैं इतना भी कह सकता हूँ कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अंतर देखेंगे अपनी पहली स्ट्रेटजी में और इसकी स्ट्रेटजी के बाद आए हुए परिवर्तन में। तो आप ये काम जरूर करिएगा, आप नोट्स बनाएंगे छोटे छोटे, और ये नोट्स आपको तब भी हेल्प करेंगे जब आपका एग्जाम होगा आसपास। तो चलिएगा, पहली चीज़ तो ये आपको करनी है कि किसी भी बुक में या कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए अंडरलाइन नहीं करना है, उसको कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलना है आपको। चाहे आपकी वो याद का है या नहीं है, याद का है तब भी लिखिएगा, रिवीजन होगा, और नहीं भी है तब भी लिखिएगा। तो लिखने की हैबिट जरूर बनाइएगा, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी और ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। दूसरी बात कि हम लोग क्या करें। तो साथियों, एक चीज़ है कि हमें पता है कि इसमें मैथ्स नहीं आता, लेकिन रीजनिंग तो आती है। तो रीजनिंग या मैथ्स को आप पर डे आप एक्सरसाइज के तौर पे लें। एक्सरसाइज मतलब एक वार्म अप की तरीके से। जैसे आपको पता होगा कि खिलाड़ी मैदान पे जाने से पहले वार्म अप करते हैं और अपनी जो मांसपेशियां हैं या फिर शरीर की अकड़न है उसको दूर करते हैं। वैसे ही हमारी जब हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, मॉर्निंग में हम उठ करके 2 घंटे के लिए बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो उससे पहले एक वार्म अप जरूरी होता है माइंड का। और माइंड को वार्म अप करने के लिए साथियों मैथ या रीजनिंग से बेहतर कुछ नहीं है। चाहे तो आप मैथ को लीव कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग जरूर पढ़ें, क्योंकि मैथ तो इसमें आएगी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये आपकी अन्य चीज़ों में काम आ सकती है। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करने बैठें, यानी कि यूँ कह लीजिएगा डेली आपको मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी जरूर करनी है। मतलब कुछ सवाल आपके मैथ और रीजनिंग के करने ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। क्या? डेली प्रैक्टिस। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेट कौन सा लगाएं। तो साथियों, सेट लगाने के लिए अभी समय नहीं है, इसके लिए भी समय आएगा। ये सेट लगाए जाते हैं एग्ज़ाम से, या एग्ज़ाम डेट आपकी जब होती है तो एग्ज़ाम डेट से 1 महीना पहले, 1 मंथ बिफोर। तो जब 1 महीना रह जाएगा तो उससे पहले आप लोग सेट लगा सकते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है एक दिन सेट लगाएंगे, एक दिन सॉल्यूशन, एक दिन सेट लगाएंगे, एक दिन सॉल्यूशन। तो ये होता है तब का काम।
तो अभी से सेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप डेली बेस पे हर सब्जेक्ट से, और वो खास करके जो आपके कम से कम वीक है, जैसे कुछ लोग जीएस के, कुछ लोग जीएस में वीक होते हैं, कुछ इंग्लिश में होंगे और कुछ आपके कंप्यूटर में होंगे, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश जो भी है, मतलब कुल मिलाकर के उनके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और मैं ही यहीं पे बता दूं आपको साथियों कि आप अगर चाहते हैं कुछ सवालों की प्रैक्टिस जो नॉर्मल डेली बेस पे आप है देखना चाहते हैं, आपको कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बाद के लिए खरीद सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये चीज़ें देख सकते हैं, और आपको कम से कम 30 से 35 सवाल जिसमें आपके कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों आपको मिलते रहेंगे, और ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे बने रहेंगी और आप तैयारी कर सकते हैं डेली। तो आपका वार्म अप होता रहेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। तो ये काम जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये काम तो आपको करने हैं अभी से, बस प्रैक्टिस सेट अभी नहीं करने, 30-40 सवाल हर विषय के आप लोग करते रहिएगा डेली। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब कुछ और थोड़ी सी आगे चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे, उसको आपको जरूर देखना है। वो क्या है? वो चीज़ें ये हैं कि हम किसी विशेष सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। तो मैं हर सब्जेक्ट पे थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है इंग्लिश को लेकर के। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो ये इंग्लिश काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। कैसे? ये बात उठती है। तो साथियों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो इसके लिए वोकैब सेक्शन जरूरी है। अगर आप वोकैब पे कमांड रखते हैं तो वो भाषा 50% से ज़्यादा आपके कंट्रोल में होती है। और वोकैब को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये भी बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप जितने वर्ड सीखेंगे उतने पीछे से निकलते रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? पहली बात ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सिर्फ आगे बढ़ते चले जाते हैं और पिछले वालों को भूलते चले जाते हैं। भूलने का मतलब है कि हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। और अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आपको पता है कि साथियों, कोई भी कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो, अगर इस्तेमाल नहीं की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के बेकार हो ही जाती है। तो इसलिए सबसे पहले काम क्या करना है आपको? इसको यूज़ करना है। अब यूज़ कहाँ करना है? तो इन सेंटेंसेस। तो जब भी आप कोई वोकैब देखते हैं तो उसको सेंटेंस को आप, सॉरी, वोकैब देखते हैं कोई भी शब्द, तो उसको आप यूज़ किस में करें? सेंटेंस में यूज़ करें, इसको सेंटेंस में लगाएं। जैसे आपने देखा, एक शब्द देखा, बिलीव। अब ये तो नॉर्मल है कि बिलीव करना ये होता है, लेकिन बिलीव के साथ क्या लगेगा? इन या ऑन लगेगा या क्या होगा, वो आपको एक पूरे सेंटेंस में पता चल जाएगा। तो आई बिलीव इन गॉड, इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। या फिर एक शब्द होता है काउंट ऑन, तो उस पर ऑन लगना है या क्या होना है, वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट सेंटेंसेस में बिल्कुल हो जाएंगी, और आपकी प्रीपोजिशन की समस्या भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा? तो एक तरीका तो ये है कि आप इंटरनेट पे ही सर्च कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं, किसी के पास इंटरनेट का पूरा साधन नहीं है या दिक्कतें हैं, तो मेरी सलाह में तो आप ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसलिए, एक तो ऑफलाइन है, और दूसरी तरीके से हमें बार बार डिस्टर्ब होने से बचा लेती है, जो मोबाइल फ़ोन पे डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि हमारा बार बार ध्यान किसी मैसेज पे या किसी अन्य चीज़ पे बार बार जाता है। तो इसलिए जब भी आप तैयारी करें, फ़ोन को दूर रख करके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को साथ में रखें, और इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यूज़ के साथ साथ डिटेल भी है, ये बड़ी खास बात है इसकी। तो अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस डिक्शनरी को जरूर ध्यान रखें, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश, ये ध्यान रखें। जो बात इंग्लिश टू इंग्लिश में है वो इंग्लिश टू हिंदी में नहीं है, तो ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है। और इस तरीके से आपका वो सेंटेंस बिल्कुल याद रहेगा और यूज होता रहेगा। और अगर आप स्पीकिंग कर सकते हैं तो इससे तो बेहतर बात हो ही नहीं सकती। अगर आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे हम हिंदी के वर्ड नहीं भूलते हैं, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर दें तो ये बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम डिलीट कह लीजिएगा या रिमूव हो जाएगी कि हमें वोकैब याद नहीं रहता। तो वोकैब इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि यूज़ नहीं करते। जैसे फोटो को रखने के लिए फ्रेम होता है, वैसे ही वोकैब को रखने के लिए स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस जो फॉर्मेशन होती है उसमें काम आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हुई इंग्लिश की बात। अगर हम चाहते हैं ज्योग्राफी को, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ज्योग्राफी को क्या करना है।
तो ज्योग्राफी साथियों एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये मिक्स है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्सअप है, ये आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल होता ही है। तो इसके साथ अपनी स्टडी के साथ आप मैपिंग शुरू करें। तो अगर आप मैपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो ज्योग्राफी आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपकी 50% से ज़्यादा मैपिंग है। तो एक बार मैपिंग को करिएगा, छोटे छोटे मैप आते हैं जो आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी देखे होंगे। तो उसके फिजिकल मैप्स, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स, तो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स दोनों का इस्तेमाल करिएगा। तो आपकी जो लोकेशंस हैं, पोजीशंस हैं, वो बिल्कुल नहीं निकलेंगी, और इट विल हेल्प यू इन स्टडिंग और लर्निंग हिस्ट्री सब्जेक्ट। और इसका काफ़ी बड़ा रोल आपको मिल जाएगा इतिहास पढ़ने में। तो इतिहास पढ़ने में इसका काफ़ी रोल आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। दूसरी आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं आप? कंप्यूटर में सॉरी ज्योग्राफी में भी एक बात मैं बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ हमें पहले पढ़नी है, सेक्शन कौन सा है। क्योंकि ज्योग्राफी आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी है, और उसके साथ ही है फिजिकल ज्योग्राफी जो आपको पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आपको क्रम पढ़ना है तो सबसे पहले आप पढ़ें इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड, और उसके बाद फिजिकल। लेकिन अगर आप अलग से तैयारी कर रहे होते हैं और आपके पास दबाव नहीं होता, तो मैं ये सलाह देता कि सबसे पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें, उसके बाद इंडियन, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें। मतलब फर्स्ट ये, दूसरा ये, और तीसरा। लेकिन क्योंकि आपके पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, फिर वर्ल्ड और फिजिकल को बाद में निपटा लें। कंप्यूटर सेक्शन, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर के साथ तो आपका रिश्ता होना चाहिए। आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब पे काम करना आना चाहिए। नोटपैड, वर्ड पैड, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आप नहीं रख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो प्रैक्टिकली। चलिएगा थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ये सिर्फ एक चर्चा है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिस्ट्री में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हिस्ट्री भी आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप की है। ये एंशियंट हिस्ट्री है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। मॉडर्न के बाद भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो इतनी प्रकार की तो आप हिस्ट्री लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर इसमें भी आपको क्रम से पढ़ना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे लास्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले, और मॉडर्न में भी सबसे पहले जो अ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है। यानी कि 1885 के स्पेशली, और 1900 का, ये काम आपको सबसे पहले करना है। मॉडर्न जब आप पढ़ लेंगे तो मिडाइवल, और मिडाइवल जब पढ़ लेंगे तो एंशियंट। इस तरीके से नोट्स बनाते हुए आप थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर छूटता भी है आपका कुछ तो वो लास्ट में छूटेगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये करते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। चलिएगा नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में क्या करें? इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं करना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने हैं जो पहले से ही दे दिए गए हैं, वो आपको किसी बुक में मिल जाएंगे, जिसमें आपका चालू घाटा, वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा, ये इस प्रकार की चीज़ें, और बैंकिंग से जुड़ी हुई टर्म्स जिसमें अलग अलग प्रकार के नियम भी हैं, एंजल वगैरह और ये सब। तो वो सब आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको सिर्फ करंट पढ़ना, मोटा मोटा पढ़ने के बाद करंट सेक्शन आपका ऐसा है जो आपकी इकोनॉमी पूरी पूरी कवर करा देगा। तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एग्रीकल्चर को क्या करना है। तो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं करना, बस यूपीपीएससी के जो सेट हैं प्रीवियस ईयर के, वो आप लगा लें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और इसके अलावा जो और भी कोई सब्जेक्ट अगर छूट रहा हो तो वो भी शायद आप लोग देखें। हाँ, साइंस, साइंस को मैं विशेष तौर से कहूँगा। साइंस तीन होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप पहले वो पढ़ें जो आपका वीक है। तो जो कमज़ोर होगा, सॉरी ए वाला, जो भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट होगा उसको आप पहले पढ़ें, बाकी तो आप
कर सकते हैं, साइंस वालों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए आप लोग अपनी तैयारी को स्मार्ट बना सकते हैं। ध्यान से, आप अपनी तैयारी को स्मार्ट बना सकते हैं, नॉट कंप्लीट। आपकी तैयारी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप पूरे फाइनली सेलेक्ट नहीं हो जाते। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। तो इन सारी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स को आप फॉलो करते हुए आप एक बार अ, देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही, और ध्यान रखिएगा 1 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अ, अ, तो आप 1 फरवरी से मेरे साथ कंप्यूटर और इंग्लिश बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जीएस भी स्टार्ट होना चाहिए तो जीएस भी बता सकते हैं, क्योंकि आप अभी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, जब भी आए, तो उस समय क्योंकि मैं भी अपने खुद की स्टडी करना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग अभी कोशिश करें मेरे साथ रहने की, बाद में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। बस आज के लिए इतना ही था। तो बस, जय हिंद, और आप अपना ध्यान रखें।